हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विस। जितनी भी डिमांड होती है, मतलब इसमें हाँ, जो जनरल डिमांड होती है ना, उसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है और प्राइस क्या है। पर जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारी इंडिया, पूरी इंडिया में कितनी डिमांड हो रही है। जैसे एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट कितनी डिमांड कर रही है, कंपनी कितनी डिमांड कर रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को माइनस करके जो नेट एक्सपोर्ट आ रहा है वो कितना है, कितने, मतलब सिर्फ डिमांड को काउंट किया जाता है एग्रीगेट डिमांड में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना, टोटल जीडीपी के बराबर होती है। ऑल डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ ए स्पेसिफिक प्राइस एंड ए पार्टिकुलर डिमांड फॉर लॉन्ग रन कंसिस्ट इन एग्रीगेट डिमांड इज ऑल। क्या क्या कंसिस्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड में, हम वो देखते हैं कि क्या किस किस को हम काउंट करते हैं। ऑल कंज्यूमर्स गुड, जितने भी कंज्यूमर्स हैं इंडिविजुअल को मिला के टोटल जितने कंज्यूमर्स आते हैं उनका टोटल वो कितना कंज्यूम करते हैं, उनको कंसिस्ट किया जाता है एग्रीगेट डिमांड में। उसके बाद कैपिटल गुड, मतलब कोई भी कंपनी है वो कितनी मशीनरी खरीदती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे मान लो कि सिलाई मशीन, मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेके चलती हूँ। जब एक हम सिलाई मशीन खरीदते हैं तो वो भी एग्रीगेट डिमांड में आएगी। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ करती है, कॉलेज बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, रोड बनाने में, बुढ़ापा पेंशन देने में, इस तरह की जो भी स्पेंड करती है गवर्नमेंट, वो भी एग्रीगेट डिमांड के में कंसिस्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है। जैसे मैंने बताया था, है ना, जर्नल डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे जनरल डिमांड होती तो हम ओनली यहाँ पे प्राइस लिखते हैं ना, और यहाँ पे क्वांटिटी। पर यहाँ पे हम पूरी डिमांड, मतलब पूरे इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड हो रही है, जैसे इंडिया में कंप्लीट डिमांड कितनी हो रही उसका डायग्राम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्राइस लेवल कितना है, हर एक कोमोडिटी का प्राइस लेवल क्या चल रहा है उसको लेके चलेंगे। और नेशनल इनकम और रियल जीडीपी, मतलब हमारी जो रियल इनकम हो रही है वो कितनी है। तो चलो हम देखते हैं। ये हमारा जाता है स्लोपिंग डाउनवर्ड। इसका रीज़न क्या है, मतलब जब भी स्लोपिंग डाउनवर्ड जाता है इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे और यहाँ पे टर्म है वो एक दूसरे के बिल्कुल नेगेटिव है। हम यहीं पे देख लेते हैं, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो हमारे रियल जीडीपी है वो कम हो जाएगी, और अगर हमारा प्राइस कम हुआ तो जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अगर मैं ये अभी आपको समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डाउनलोड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। इन द कंडीशन ऑफ डीप रिफ्लेशन इट मे बी वर्टिकल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही जाए, ये वर्टिकल होएगा। वर्टिकल कब होएगा, मान लो कि डीप रिफ्लेशन है, कि मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं है, पर उस टाइम पे हम ये तो नहीं है ना कि खाना पीना छोड़ देंगे, हम खाना तो खाएंगे। अगर हम खाना खाएंगे, जो हम खाना खाने के लिए पैसे दे रहे हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं, मान लो हमारा प्राइस ये है, प्राइस हमारा सेम है, पर जो हमारी डिमांड है वो तो बढ़ेगी, है ना, टाइम टू टाइम, क्योंकि खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। खाना हर एक बंदे को चाहिए, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जिसकी वजह से प्राइस बेशक सेम हो पर जो डिमांड है वो इंक्रीज होएगी ही होएगी। तो इससे हम कहेंगे कि वर्टिकल हो सकता है एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या क्या होते हैं। अमाउंट, हाउस होल्ड, प्लान एंड स्पेंड, जो भी हम अमाउंट खरीदते हैं अपने घर में स्पेंड करने के लिए,
मतलब हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, सिलाई मशीन खरीदते हैं, या हम कोई डेकोरेशन का सामान खरीदते हैं, जितना भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है हाउस होल्ड प्लान के लिए, हाउस में रखने के लिए, उसे हम बोलेंगे हाउस होल्ड प्लानिंग एंड स्पेंडिंग। उसके बाद आ जाता है प्लान्ड स्पेंडिंग ऑन कैपिटल। कोई भी कंपनी है मशीन वगैरह खरीदती है, वो भी आ जाता है हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में। मतलब पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम अपने घर में करने के लिए जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे हम डिनोट करेंगे सी से, ओके। और जो हम मशीनरी वगैरह खरीदते हैं अपनी कंपनी के लिए उसे हम डिनोट करेंगे आई से, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना, कि हम मशीन वगैरह खरीदते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है उसे हम डिनोट करेंगे जी से। और जो नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने के बाद जो नेट एक्सपोर्ट होता है उसे हम एक्स माइनस एम से डिनोट करेंगे। अब ये क्यों मतलब इसमें लिए गए हम वो देख लेते हैं ना। जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ये हमारी कंपोनेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैलकुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड, की एग्रीगेट डिमांड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, इसको टोटल करने के लिए हमारा टोटल कंज्यूम कितना कर रहा है टोटल, है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना कर रहा है, और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना है। इन चारों को प्लस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है। उसके बाद देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीगेट डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। अब ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा, मान लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो हमें लोन मिल रहे हैं वो कम मिलेंगे, लोग कम लोन लेंगे। अगर लोग लोन कम लेंगे उनके पास पैसा कम आएगा। अगर उनके पास पैसा कम आएगा तो वो डिमांड कम करेंगे, और अगर डिमांड कम करेंगे तो इससे हमारी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट करता है। सेकंड, हमारी इनकम एंड वेल्थ इफ़ेक्ट। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम डिमांड अधिक करेंगे, अगर हमारी इनकम कम है तो हम डिमांड कम करेंगे। इसलिए इनकम है वो एग्रीगेट डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट। एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट, नेट एक्सपोर्ट इफ़ेक्ट। ये क्या होता है, मान लो कि जो हमारे पैसे हैं वो एक रुपये का जो रेट है वो $70 है। हाँ जी, 70 रुपये का $1। हाँ। तो उसके बाद ये होएगा, की बोले थे, अगर $1 है तो फ्रेंड कुछ डिस्टरबेंस की वजह से मेरी जो वीडियो थी वो इंटरप्ट होगी। चलो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट। मान लो कि हमारा जो करेंसी रेट है 70 रुपये है। मतलब जब हम 70 रुपये दे रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है $1 है। अगर ऐसा कुछ है, मतलब कि अगर वो ऐसा हो कि जो हमारा करेंसी रेट है वो 70 रुपये से इंक्रीज होके 75 रुपये हो जाए, तो इससे क्या, जो फॉरेनर है वो क्या सोचेंगी कि हमें $1 में 70 की बजाय 75 रुपये की चीज़ मिल रही है, तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिससे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है उस पर इफ़ेक्ट होएगा। और इसका अपोजिट ले लेते हैं। मान लो कि जो पैसे का जो रेट है वो 70 से कम होके 65 पे हो जाता है, तो फॉरेनर क्या सोचेंगे कि जो हमें 70 की चीज़ है वो 65 में मिल रही है, तो उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान तो क्या ही हो रहा है, मतलब वही सोचेंगे कि यार हमें जो 70 रुपये में पहले चीज़ मिलती थे वो 60 रुपये $1 के लिए देने पड़ते हैं, तो मतलब वो डिमांड कम कर देंगे, जिससे डिमांड डिक्रीज होएगी, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीगेट डिमांड करो है वो इफ़ेक्ट होएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं चेंज इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन।
मान लो कि एक अफवाह आ गई है कि इन फ्यूचर इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, तो लोग क्या सोचेंगे कि चीज़ें महंगी होंगी, तो वो पहले ही चीज़ें लेके रखना अपने घरों में कलेक्ट करके रखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि एकदम से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसका जो कर्व है उसमें इफेक्ट आता है। तो चलो हम समझ लेते हैं कर्व की हेल्प से कि जो यहाँ पे पढ़ा वो कैसे डिफाइन होता है कर्व में। ये हो गया हमारा, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे हम प्राइस लेवल लेंगे और यहाँ पे जो हमारी रियल जीडीपी है या जो हमारी इनकम है इकोनॉमी की वो हो जाएगी। अगर प्राइस लेवल इतना है तो रियल जीडीपी इतनी है, पर अगर मान लो प्राइस लेवल हमारा कम हो गया तो जो हमारी डिमांड है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगी, कम होएगा। अगर मान लो हमारा प्राइस लेवल ज़्यादा हो गया तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, है ना। पर उसके अलावा हम देख लेते हैं, मान लो कि जो हम यहाँ पे फैक्टर थे, टैक्स का ही लगा लो, अगर टैक्स ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है तो डिमांड कम होएगी। प्राइस वही है पर लोगों के पास पैसा कम है, अगर लोगों के पास पैसा कम है तो वो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। प्राइस उतना ही है, चेंज किस में हुआ है, डिमांड में। तो जो हमारा कर्व है वो नीचे की ओर स्लोप हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, या इंटरेस्ट रेट को छोड़ो इनकम ज़्यादा होगी है, लोगों के पास जो इनकम थी वो ज़्यादा होगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा तो वो डिमांड को इंक्रीज कर, प्राइस वही है, प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है ना, प्राइस वही है, डिफरेंस किस में आया है, डिमांड में। अगर डिमांड में डिफरेंस आया है तो वो राइट स्लोप हो जाएगा। बस इतना ही है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी 1-2% पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करूं तो प्लीज़ मैसेज करके बताइए। थैंक यू एवरीवन।